नमस्कार। मैं विजय प्रकाश तंवर आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्कूल व्याख्याता के लिए जो भारत के इतिहास में जितने भी महान क्रांतिकारी नेता हुए थे उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि इन फैक्ट से बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज अपन पहले चर्चा करेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कह सकते हैं या चटर्जी कह सकते हैं। इनका जो जन्म है वो 26 जून 1838 को 24 परगना नेहाटी बंगाल में हुआ था, और जो मेन क्षेत्र था उसको अपन बोला जाता था कांठलपाड़ा। इनके परिचय की अगर अपन बात करें तो ये महान कवि, उपन्यासकार, साहित्यकार और राष्ट्रवादी लेखक थे। बंगाल पुनर्जागरण काल के प्रमुख नायकों में से एक माने जाते हैं। बंगाल में जब वापस लोगों में जन जागृति फैल रही थी तो लोगों में जन जागृति फैलाने वाले प्रथम जो नायक, प्रमुख नायक माने जाते थे वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। इनके महत्वपूर्ण योगदान की अगर अपन बात करें तो इन्होंने राष्ट्रीय गीत की रचना की थी। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी और उसको बाद में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया था। इस वंदे मातरम गीत को, वंदे मातरम गीत की जो रचना है, रचना करने के बाद में इन्होंने इसको आनंद मठ में शामिल कर लिया था। इनको भारत का अलेक्जेंडर ड्यूमा कहा जाता है। ये जो अलेक्जेंडर ड्यूमा, ये फ्रांस के लेखक माने जाते हैं। इनकी जो तुलना है ना, इनकी तुलना अलेक्जेंडर ड्यूमा से की जाती है। इनकी जो शिक्षा है वो हुगली या कलकत्ता के मोहसिन या प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की थी। बीए करने वाले प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। बीए करने वाले ये प्रथम भारतीय माने जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम स्नातक, इस कॉलेज से करने वाले जो प्रथम स्नातक है वो कौन माने जाते हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी माने जाते हैं। इनके उपन्यास की अगर अपन बात करें, बंकिम चंद्र चटर्जी के जो उपन्यास हैं उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है वो आनंद मठ है। इनके प्रमुख उपन्यास, सबसे प्रमुख जो उपन्यास माना जाता है वो आनंद मठ है। आनंद मठ ये देशभक्ति पर आधारित उपन्यास है। इसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया। पिछले फर्स्ट ग्रेड में इसका प्रश्न आया हुआ है। सन्यासी विद्रोह से संबंधित जो इनका उपन्यास है वो कौन सा माना जाता है? आनंद मठ माना जाता है। आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल भी बोला जाता है। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल है। नगेंद्र चंद्र सेन गुप्त ने आनंद मठ को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया था। इसका अंग्रेजी अनुवाद नगेंद्र चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। ठीक है। इनके उपन्यासों की अगर अपन बात करें तो दूसरा उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी। इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखोगे, 1865 में लिखा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछा जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रथम उपन्यास कौन सा, तो इनका प्रथम उपन्यास दुर्गेश नंदिनी माना जाता है। इसके बाद में कृपाल कुंडला, देवी चौधरानी, कृपाल कुंडला है, देवी चौधरानी है, चंद्रशेखर है, मृणालिनी है, कमलाकांत का दफ्तर है, रजनी है, कृष्णकांत का वसियतनामा है, सीताराम इनका अंतिम उपन्यास माना जाता है। यह भी अंडरलाइन कर लेना है। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो अंतिम उपन्यास माना जाता है वो सीताराम है। राजसीमा भी इनका एक उपन्यास माना जाता है। इंदिरा, राधा रानी, विश्ववृक्ष और मोचीराम गोरेर ये इनके उपन्यास माने जाते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास, सबसे जो प्रसिद्ध फेमस उपन्यास माना जाता है वो आनंद मठ माना जाता है। पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी है और अंतिम उपन्यास की अगर अपन बात करें तो सीताराम है। अंतिम उपन्यास इनका कौन सा माना जाता है? सीताराम माना जाता है। वंदे मातरम से जो फैक्ट्स जुड़े हुए हैं उनके बारे में अगर अपन चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण बंकिम चंद्र चटर्जी की जो सबसे श्रेष्ठ जो रचना मानी जाती है वो वंदे मातरम ही है। इसकी जो रचना है, वंदे मातरम की रचना इन्होंने 1874 में कर दी थी। इस गीत की जो रचना है वो कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन मातृभूमि को देवी स्वरूप मानकर की थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इस गीत की रचना कैसे की, तो इस गीत की रचना मातृभूमि को देवी स्वरूप मानकर की थी। इस गीत को 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया था। इस वंदे मातरम गीत को सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी धुन बनाई थी। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। तो इसकी जो धुन बनाने वाले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसको राष्ट्र गीत का दर्जा दे दिया गया था और वर्ष 2025 में वंदे मातरम गीत का 125वां
वर्ष मनाया गया, 125वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, ये ध्यान में रखना है 2025 में। इस गीत को बाद में इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया था, आनंद मठ में इसको शामिल कर लिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम गीत को भारत की आत्मा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी ध्यान में रखना है। कौन से गीत को कहा था, तो ध्यान में रखोगे वंदे मातरम गीत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत की आत्मा कहा था। ठीक है, इन्होंने 1872 में बंग दर्शन मासिक पत्रिका निकाली थी, बंग दर्शन नामक इन्होंने मासिक पत्रिका भी निकाली थी। इनके धार्मिक साहित्य की अगर अपन बात करें, रविंद्रनाथ बंकिम चंद्र चटर्जी के धार्मिक साहित्य की अगर अपन बात करें तो इन्होंने कृष्ण चरित्र, धर्म तत्व और देव तत्व ये तीन धार्मिक साहित्यों की रचना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर बंकिम चंद्र को अपना गुरु मानते थे, ये लाइन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखोगे। रविंद्रनाथ टैगोर के जो गुरु है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है, बंकिम चंद्र को अपना ये गुरु मानते थे। इनका जो कविता संग्रह है ललिता ओ मानस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी की सभी रचनाओं का संग्रह 1858 में ललिता ओ मानस के नाम से किया गया था, 1858 में होता है, ध्यान रखोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, कहा जाता है कि बीए करने के बाद में, स्नातक करने के बाद में इनको डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया था, डिप्टी मजिस्ट्रेट बनाया गया था और उसके बाद में इनको डिप्टी कलेक्टर का पद दे दिया गया था। दोस्तों यह है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के बाद जो अगले क्रांतिकारी जो नेता माने जाते हैं वो है विपिन चंद्र पाल। अगले जो क्रांतिकारी नेता है विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल का जो जन्म है वो 7 नवंबर 1800, विपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 7 नवंबर को, 7 नवंबर 1858 सिलट के पहले गांव में बंगाल में होता है ना। ये सिलट का पाला हबीबगंज में है और वर्तमान में ये बांग्लादेश में है। वर्तमान में ये बांग्लादेश में। वैचारिक जीवन की बात करते हुए कलकत्ता के केशव चंद्र सेन के व्याख्यान सुनकर ब्रह्म समाजी बन गए थे और बाद में ब्रह्म समाज के प्रवक्ता के रूप में यूरोप और अमेरिका गए थे। कलकत्ता में केशव चंद्र सेन आए थे, उनका व्याख्यान सुना और उनके अनुयायी बनकर ब्रह्म समाजी बन गए थे और उसके बाद में ये ब्रह्म समाजी के प्रवक्ता के रूप में यूरोप और अमेरिका गए थे। इनके जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं, स्वराज इन्होंने इंग्लैंड से प्रकाशित की थी, न्यू इंडिया भारत से प्रकाशित करते हैं और अंग्रेजी में ये प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्रिका मानी जाती है। इनके आंदोलनों की अगर अपन बात करें तो इन्होंने बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक ऊंच नीच, धार्मिक बुराइयों को समाप्त किए जाने के पक्ष में थे। ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार और स्वदेशी पर बल देने वाले व्यक्ति थे, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना आपको। ब्रिटिश है ना, इन्होंने स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर इन्होंने विशेष बल दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के बंग दर्शन से प्रभावित होकर, ध्यान में रखना है किससे प्रभावित होकर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी के बंग दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने बंगाल का सर ऑफ वॉल्टर, बंगाल का सर वॉल्टर स्कॉट कहा जाता है, ये लाइन भी ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि बंगाल का सर वॉल्टर स्कॉट किसको बोलते हैं, तो ये किसको बोलते हैं, ये विपिन चंद्र पाल को बोला जाता है। राजनीति की अगर अपन बात करें तो ये 1886 में कांग्रेस के सदस्य बन गए थे। इनकी जो पुस्तकें हैं, इनकी जो पुस्तकें ध्यान में रखोगे, इंडियन नेशनलिज्म, इनकी जो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों में इंडियन नेशनलिज्म, नेशनलिटी एंड एम्पायर, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, द बेसिस ऑफ रिफॉर्म, द सोल ऑफ इंडिया, द न्यू स्पिरिटी, स्टडी इज हिंदुइज्म, हिंदू रिव्यू, क्वीन विक्टोरिया की बायोग्राफी है। ये क्वीन विक्टोरिया की क्या है, बायोग्राफी मानी जाती है। उपाधि इनको फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि किसे जाना जाता है ना। तो विपिन चंद्र पाल को फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये क्रांतिकारी विचारक के जनक माने जाते हैं। इनके द्वारा जो जितनी भी रचनाएं लिखी गई है ना, लेखक के रूप में अगर अपन बात करें इनकी, तो पत्रकारिता की जो शुरुआत है इन्होंने सिलट से निकलने वाले साप्ताहिक एक समाचार पत्र था जिसका नाम था परिदर्शक से इन्होंने अपने लेखन का काम शुरू किया था। ये ध्यान में रखना। इनकी
शुरुआत, लेखन की जो शुरुआत होती है ना वो इससे होती है, ये भी इंपॉर्टेंट लगाना है, परिदर्शक से होती है ना। इनकी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और उनसे संबंधित उनके जो वर्ष है उनका ध्यान में रखना है, कौन कौन सी पत्रिका कौन कौन से वर्ष में प्रकाशित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी जो रचना मानी जाती है, इनके सबसे लेखन का जो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो परिदर्शक से होती है 1888 में, ये साप्ताहिक थी। फिर बंगाल पब्लिक ओपिनियन है 1882 में, लाहौर ट्रिब्यून है 1887 में, द न्यू इंडिया, अगला जो है वो द न्यू इंडिया है 1882 में, है ना। और यहां पर कहा जाता है कि ये बंगाल के नरमदल का मुख्य पात्र माना जाता है ना, मुख्य नरमदल के मुख्य पात्र थे ये, है ना। कांग्रेस का आगे चल के विभाजन हो गया था, कांग्रेस दो भागों में बंट गई थी, गरमदल और नरमदल, तो ये जो है ना नरमदल के मुख्य पात्र माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है, द इंडिपेंडेंट इंडिया ये इनके आगे की पत्रिका है। वंदे मातरम 1906-7 में निकाली थी। स्वराज 1908 से 1911 तक इन्होंने स्वराज का संपादन किया था, ये संपादन इन्होंने इंग्लैंड से किया था। द हिंदू रिव्यू 1913 ये पुराने कर्म कांडों और विचारों पर लिखा गया पत्र माना जाता है। द डेमोक्रेट 1919-20 में लिखा गया था। बंगाली 1924-25 में, है ना, इसकी रचना की जाती है। बंगाली की जो रचना 1924-25 में की जाती है। अरविंद घोष विपिन चंद्र पाल को राष्ट्रवाद का सबसे शक्तिशाली पैगंबर कहते हैं। इस लाइन को इंपॉर्टेंट लगाना, आप पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवाद का सबसे शक्तिशाली पैगंबर किसको कहा जाता है, तो विपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। कहने वाला व्यक्ति कौन था, अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है वो विपिन चंद्र पाल को राष्ट्र का, है ना, राष्ट्रवाद का सबसे शक्तिशाली पैगंबर कहते हैं। गांधी जी से अगर मतभेद की अगर अपन बात करें ना, तो इन्होंने वर्तमान सरकार को बिना सरकार द्वारा स्थापित करने की घोषणा की और उनकी पूर्णताई निरंकुशता को देकर पाल ऐसे पहले व्यक्ति थे पूरे भारत में, विपिन चंद्र पाल ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी या उनके गांधी पद की आलोचना की थी। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है कि भारत में गांधी का विरोध करने वाले, गांधीवाद का सबसे पहले विरोध करने वाले, उनकी आलोचना करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, वो विपिन चंद्र पाल थे। 1920 में गांधी के असहयोग आंदोलन का भी इन्होंने विरोध किया था, यह भी ध्यान में, गांधीवाद का विरोध किया था, गांधी के असहयोग आंदोलन का विरोध भी किया था। और 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में पाल ने अध्यक्षीय भाषण के दौरान गांधी की तार्किक, जब खुद उस अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे, खुद इस कांग्रेस अधिवेशन ने ठीक है ना, यहां अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वापस देखना, गांधी की आलोचना की थी, वर्तमान सरकार को बिना सरकार द्वारा सभा स्थापित करने की घोषणा, उनकी पूर्णताई, उनकी निरंकुशता को देखकर पाल ऐसे पहले व्यक्ति जिन्होंने गांधी और उनके गांधी पंथ की क्या थी, आलोचना की थी। असहयोग आंदोलन का भी इन्होंने विरोध किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में पाल ने अध्यक्षीय भाषण के दौरान गांधी की तार्किकता की बजाय जादुई विचारों की आलोचना की। तार्किकता की बजाय इन्होंने जादुई विचार बताए और उसकी आलोचना की थी। राजनीति से संन्यास ले लिया था। 1920 में स्वैच्छिक रूप से ये राजनीति से दूर हो जाते हैं और उनका जो निधन है 20 मई 1932 को इनका निधन हो जाता है। बंगाल में उन्हें तिलक का उप सेनापति कहा जाता है। इस लाइन को भी ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है। तिलक का जो उप सेनापति है बंगाल में किसे कहा जाता है, तो बंगाल में तिलक का उप सेनापति पाल को कहा जाता है। उन्होंने चित्तरंजन के बंगाल समझौते की भी आलोचना की। चित्तरंजन दास के साथ में जो बंगाल समझौता हुआ था उसकी भी इन्होंने आलोचना की थी। पाल ने उदारवादियों के संवैधानिक संपर्क को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की समझा दी थी। इस लाइन को भी ध्यान में रखोगे। पाल ने उदारवादी, जितने भी कांग्रेस के उदारवादी नेता थे और वो संवैधानिक संपर्क जो कर रहे थे, उनको क्या किसकी संज्ञा देते हैं, राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। ठीक है, सोनार बंगाल आंदोलन, बंगाल विभाजन के काल में उन्होंने भी, उनकी भी उन्होंने क्या की थी, आलोचना की थी। ये 1923 में ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 1923 में इसकी भी ये क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। ठीक है, मजदूरों के पक्ष में इन्होंने द न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया, द न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया पुस्तक में मजदूरों की दशा सुधारने की वकालत की थी। यह भी ध्यान में रखना है, पुस्तक पूछी जा सकती है कि द न्यू इकोनॉमी मीन्स ऑफ इंडिया
पुस्तक किसकी है और इसमें किस विषय पर लिखा गया है, तो ये पुस्तक पाल की है और इसमें मजदूरों की दशा सुधारने की, ठीक है ना, वकालत इनके द्वारा की गई थी। इनकी पुस्तकों की अगर बात करें तो ध्यान में रखना है, इनके द्वारा रचित जो पुस्तकें हैं उनमें राजा राम मोहन राय के जीवन का प्रसिद्ध विवरण, ईश्वरीय उपासना एवं ईश्वरीय व्यक्तित्व पर उपदेश, ये इन्होंने लिखा था 1903 में। नॉन ऑफ ऑपरेशन द न्यू स्पिरिट 1907 में लिखा। स्पीचीज ऑफ विपिन पॉल डिलीवर्ड एट मद्रास 1907 में लिखा। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिंदुइज्म 1908 में लिखा। एन इंट्रोडक्शन है ना। द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1910 में लिखा। द सोल ऑफ इंडिया 1911 में लिखा। नेशनलिटी एंड एम्पायर 1916 में लिखा। चरित कथा 1916 में है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट 1917 में है। इंडियन नेशनलिज्म इट्स प्रिंसिपल एंड पर्सनैलिटी 1918 में लिखा। सर आशुतोष मुखर्जी अ कैरेक्टर स्टडी, ये भी 1920 में है। न्यू इकोनॉमिक्स मीन्स टू इंडिया 1920 में है। उसके बाद में स्वराज क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें, इसकी ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, स्वराज क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जाए, ये भी इनकी पुस्तक मानी जाती है। मेमोरी ऑफ माय लाइफ एंड टाइम्स 1932 में है। यूरोप आस्क हु इज द कृष्ण, ये पिछली बार परीक्षा में पूछा हुआ है। स्वराज वॉल्यूम 1 और द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, ये भी इनकी मानी जाती है। स्वदेशी और स्वराज, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। ये विपिन चंद्र पाल है। विपिन चंद्र के पाल के बाद अगले जो क्रांतिकारी माने जाते हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। विपिन चंद्र पाल के बाद में वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इनके बाद जो क्रांतिकारी माने जाते हैं वो है वीडी सावरकर। ठीक है, देखो सावरकर की अगर अपन बात करें तो वीडी सावरकर, इनका जो उपनाम है वीर सावरकर, वीडी सावरकर का जो उपनाम माना जाता है वो वीर सावरकर माना जाता है। ठीक है ना। इनका जन्म 28 मई 1883 भागुर गांव नासिक महाराष्ट्र में हुआ। पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज से इनकी कॉलेज होती है। इनके बारे में कहे तो ये राष्ट्रवादी नेता है ना, बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में है और उन्हें अपना गुरु मानते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि वीडी सावरकर के जो गुरु माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक माने जाते हैं। 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर शोक सभा का इन्होंने विरोध किया था, है ना। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव को इन्होंने गुलामी का उत्सव कहा था। दोनों की दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि विक्टोरिया की मृत्यु की शोक सभा का विरोध करने वाला क्रांतिकारी कौन था, तो वीडी सावरकर था। और एडवर्ड सप्तम का जब राज्याभिषेक समारोह था ना, उसको राज्याभिषेक समारोह न बोलकर क्या बोलता है, इसको गुलामी का उत्सव कहा था। और जाति के प्रति द्रोह, विदेशी शासन के प्रति राजभक्ति का उद्घाटन कहा था, है ना। ये पूरी की पूरी दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है। इनके जो क्रांतिकारी संगठन है, इन क्रांतिकारी संगठन की अगर अपन बात करें तो 1899 में इन्होंने नासिक में मित्र मेला संस्था की शुरुआत की थी। नासिक में इन्होंने कौन सी संस्था की शुरुआत की थी, मित्र मेला नामक संस्था की शुरुआत की थी, ध्यान रखोगे। ठीक है ना, मित्र मेला मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1904 में इसे अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया। इस मित्र मेला को किस में चेंज कर दिया था, अभिनव भारत में। ठीक है ना। फिर ये वकालत करने के लिए 1906 में लंदन चले गए थे और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस में, वहां पर लंदन में रहते थे। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये लंदन में, है ना। और इनके द्वारा एक फेलोशिप शुरू की गई थी। इनके द्वारा प्रारंभ जो फेलोशिप थी, उस फेलोशिप से ही यहां पर ये फेलोशिप से ये क्या करते हैं, यहां पर अध्ययन करते हैं, इनके पास रहते हैं। ठीक है। 10 मई 1907 को इंडिया हाउस में रहते थे और 1857 की संग्राम की अर्ध शताब्दी मनाई थी। 1857 की क्रांति की क्या बताई थी, अर्ध शताब्दी, यानी लगभग 50 वर्ष हो गए थे ना, तो 50 वर्ष पूरे हो गए थे, तो ये इंडिया हाउस में रहते उनकी अर्ध शताब्दी मनाई। स्वर्ण जयंती जिसको अपन कह सकते हैं, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। कब मनाया गया था, 10 मई 1907 को इंडिया हाउस में रहते हुए, लंदन में रहते हुए। और ये जो इंडिया हाउस है ये श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। इनकी प्रमुख पुस्तकों की अगर अपन बात करें तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, इसे सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को क्या कहा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इस क्रांति पर मराठी में एक
पुस्तक भी प्रकाशित इनको द्वारा की गई थी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 में प्रकाशित हुई। ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये ध्यान में रखना है ना। ब्रिटिश सरकार ने इस पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, इंपॉर्टेंट है। और उसको बाद में इस पुस्तक को गुप्त रूप से भारत में भेजी, और इस पुस्तक को ना भारत में जब भेजा गया ना, तो पीक वीक पेपर्स या फिर अपन स्काउट पेपर के नाम से भारत में भेजा था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यानी इसकी जो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक है, इसको ब्रिटिश सरकार ने प्रकाशित कर दिया। लंदन में रह रहे थे, वहीं से इसने निकाला था और इसको फिर वापस भारत में भेजा इसने। तो भारत में भेजने का जो काम है वो पीक वीक पेपर्स और स्काउट पेपर के नाम से इसको भारत भेजा गया था, भारत भेजा गया था। ठीक है ना, ध्यान में रखना है। अभिनव भारत 1904 में मित्र मेला में बन गया था, है ना, ये ध्यान में रखना है। वीडी सावरकर, वीडी सावरकर की अगर अपन बात करें, है ना, हिंदुत्व की विचारधारा के जनक भी माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। काला पानी की सजा भी मिली थी इनको, है ना, काला पानी की सजा मिली। अंडमान निकोबार में इनको रखा गया था, वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया था। विनायक दामोदर सावरकर की गिरफ्तारी से मृत्यु तक की अगर अपन कहानी की बात करें तो नासिक षड्यंत्र केस, सबसे पहले नासिक षड्यंत्र केस है। नासिक में क्या किया, एक मजिस्ट्रेट है जैक्सन की इन्होंने हत्या कर दी थी। इंडिया हाउस जैसे क्रांतिकारी समूह से संबंध रखने व 1909 में नासिक षड्यंत्र के आरोप पर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया। 1910 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करके इनको भारत लाया जा रहा था, समुद्री मार्ग से इनको भारत लाया जा रहा था। कहा जाता है कि जहाज से कूद कर ये भागने लगे थे, समुद्र में कूद गए थे, लेकिन यहाँ पर पकड़े गए थे। यहाँ से कूद कर भाग रहे थे, ठीक है ना, समुद्र में कूद गए थे लेकिन भाग नहीं, सफल नहीं हो पाए। यहाँ पर इनको पकड़ लिया गया था और पकड़कर इनको सेलुलर जेल काला पानी में डाल दिया गया था। पकड़कर इनको सेलुलर जेल काला पानी की जो सजा है अंडमान निकोबार में होती है। जिसको भी काला पानी की सजा अगर भारत में जाती है तो उनके लिए जो सेलुलर जेल है वो अंडमान में बनी हुई है, यहाँ इनको भेज दिया गया था। लगभग 10 वर्ष काला पानी की सजा के तहत ये जेल में रहे थे और यहीं से जेल में हिंदुत्व पुस्तक लिखी थी, इंपॉर्टेंट है। सेलुलर जेल से इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो हिंदुत्व थी, जिसमें हिंदू की परिभाषा भी दी गई है। हिंदुत्व पुस्तक लिखी और हिंदू की परिभाषा उसमें दी गई है। कांग्रेस के विरोधी थे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का इन्होंने विरोध किया था। इनका नाम भारत छोड़ो सेना रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नाम क्या रखा, इसका नाम भारत छोड़ो सेना रखो। ये कहा इन्होंने, कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन मत रखो, भारत छोड़ो सेना नाम रखो, और उसके कहने पर यह नाम रखा भी गया था। महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा था इन पर, बाद में ये बरी हो गए थे। राजनीतिक जीवन की बात करें तो हिंदू महासभा के ये अध्यक्ष रहे हैं 1937 में। 1938 में इसे राजनीतिक, है ना, दल घोषित कर दिया गया था। इनको राजनीतिक हिंदू महासभा को क्या कर दिया गया था, राजनीतिक दल घोषित कर दिया गया था। इनके सम्मान की अगर अपन बात करें तो पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा, है ना, पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का जो नाम है वर्तमान में वीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। मृत्यु 1966 में संथारा या संलेखना पद्धति से इनकी मृत्यु होती है। और ये जो पद्धति है ना, ये जैन धर्म में इच्छा मृत्यु को कहते हैं। जैन धर्म में अगर कोई व्यक्ति अपनी इह लीला को समाप्त करना चाहता, अपना जीवन त्यागना चाहता, तो वो उस पद्धति को बोलते हैं संथारा या संलेखना पद्धति है। इनकी आत्मकथा मेरा आजीवन कारावास, मेरा आजीवन कारावास इनकी आत्मकथा मानी जाती है, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। ये वीडी सावरकर थे। दोस्तों अगले क्रांतिकारी की अगर अपन बात करें तो अपने अगले जो क्रांतिकारी है वो है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक अपने अगले क्रांतिकारी माने जाते हैं, ठीक है। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र के चितपावन या चिकल गांव में हुआ था। ये मराठा ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। मृत्यु इनकी 1 अगस्त 1920 की हुई। इनके बचपन का नाम केशव था, प्रताप बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट लगाओगे इसको, है ना। पिता का नाम गंगाधर तिलक है। इनकी उपाधि या उपनामों की अगर अपन बात करें तो ये भारत के बेताज बादशाह है, लोकमान्य है और हिंदू राष्ट्रवाद के पिता के नाम से जाने जाते हैं। इनकी उपाधियां हैं। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान की बात करें तो जनवरी 1900 में पुनः नवीन इंग्लिश विद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। ये भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है ये लाइन इनके लिए, है ना। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज, ये दो चीजें हैं, एक तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दूसरा फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे की इन्होंने की स्थापना की थी। इन दोनों की स्थापना
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। इनके समाचार पत्रों की अगर अपन बात करें, इन्होंने राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए बहुत सारे समाचार पत्र भी लिखे थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनका जो समाचार पत्र है वो है मराठा समाचार पत्र, इंपोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। 1881 में अंग्रेजी भाषा में लिखा था और इसके जो सहयोगी थे ये भी ध्यान में रखोगे आप, गोपाल गणेश आगरकर, ये इनके प्रमुख सहयोगी थे। फिर दूसरा समाचार पत्र केसरी, ये भी 1881 में लिखा गया था, ये मराठी भाषा में। 1881 में दो समाचार पत्र है, अंग्रेजी और मराठी में, और इनके है ना जो सहयोगी है वो काका कालेलकर है। कालेलकर इनके सहयोगी माने जाते हैं। इन्होंने दो उत्सव शुरू किए थे, पहला गणपति उत्सव 1893 में और शिवाजी उत्सव, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट है, ध्यान रखोगे। इनकी जो पुस्तक है द ओरियन है ना, आर्किटिक होम ऑफ द आर्यंस है ना, इसी का दूसरा नाम द वेदास माना जाता है। गीता रहस्य, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, वेरी 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 इंपोर्टेंट है, ये मांडले जेल बर्मा में रहते हुए इन्होंने लिखी थी। गीता रहस्य की जो रचना है वो मांडले जेल बर्मा में रहते हुए इन्होंने लिखी थी। टीनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी, ये भी इनकी एक रचना मानी जाती है, टीनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी। इनकी जेल यात्राओं की अगर अपन बात करें तो ये 1882 में केसरी समाचार पत्र में कोल्हापुर राजा के प्रति दुर्व्यवहार की बात करते हैं। कोल्हापुर के जो राजा थे उनके दुर्व्यवहार की बात करते हैं, लेख लिखते हैं ना, इसके कारण इनको 4 माह की सजा हुई थी, ठीक है ना। 1896-97 में केसरी में चापेकर बंधुओं है ना, जिसमें 2 चापेकर बंधु, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, इनके द्वारा पूना में प्ले कमिश्नर मिस्टर रेन तथा लेफ्टिनेंट एयर्स की हत्या को सही बताने तथा उसकी तुलना शिवाजी द्वारा की गई अफजल खां की हत्या के समकक्ष बताने की वजह से इनको 18 माह की, कहा कि भाई इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, जिस प्रकार शिवाजी ने हत्या की उसी प्रकार इन्होंने उसकी हत्या कर दी थी, और इसके वजह से इनको 18 माह की सजा सुनाई गई थी। 18 माह की इनको सजा सुना गई। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन है ना, और कहा जाता है कि इसी समय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कांग्रेस 2 भागों में बन जाता, गरम और नरम दल, और उस समय तिलक जो है वो गरम दल के नेता बन जाते हैं। तिलक ने कांग्रेस का एक अलग दल बना लिया और उस दल का नाम रख दिया इन्होंने गरम दल। नरम और गरम दल में कांग्रेस सूरत अधिवेशन में 1907 में विभाजित होती है, ठीक है। जेल यात्रा की अगर अपन बात करें तो मांडले जेल में ये गए थे। 1908 में केसरी में प्रकाशित लेखों के कारण ये 6 वर्ष की सजा हुई थी इनको मांडले जेल में। मांडले जेल बर्मा में रखा गया और यहीं पर इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी, गीता रहस्य। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका पुणे रखा और इसका अध्यक्ष जो है जोसेफ बैप्टिस्टा को रखा गया था। अध्यक्ष इसको बनाया गया था, जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया गया था। प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये इसका तिलक का प्रसिद्ध नारा माना जाता बहुत बार परीक्षा में। और कहां होम रूल लीग आंदोलन के समय यह नारा दिया गया था, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। स्वराज की स्पष्ट मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति अगर माना जाए तो प्रथम व्यक्ति तिलक माना जाता है। लखनऊ समझौता, तिलक व एनी बेसेंट के प्रयास होते। लखनऊ समझौते के समय कांग्रेस के दोनों दल, गरम और नरम दल जो है वो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। किन किन के प्रयासों से, तो तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये दोनों दल क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। सामाजिक मुद्दों की अगर अपन बात करें तो सम्मति आयु विधेयक 1892, सम्मति आयु विधेयक 1892 में ये बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ था। इसमें लड़कियों के विवाह की आयु न्यूनतम 12 वर्ष की गई थी, जिसका विरोध तिलक ने किया था। लड़कियों की विवाह की जो आयु है वो 12 वर्ष कर दी थी और इसका विरोध तिलक के द्वारा किया गया था। वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी ध्यान में रखनी है आपको, भारतीय अशांति का जनक या जन्मदाता कहा जाता है। तिलक ने चिरोल पर मानहानि का मुकदमा भी चलाया और इंग्लैंड गए थे, लेकिन वहां पर ये मुकदमा हार जाते हैं, है ना, कोई विशेष कोई रिजल्ट नहीं निकलता, ये मुकदमा वहां पर हार जाते हैं। ये कांग्रेस के प्रमुख नेता रहते हुए भी कभी अध्यक्ष पद धारण नहीं किया था, ये भी ध्यान रखोगे। इन्होंने कभी कांग्रेस का, कभी ये प्रमुख नेता थे, गरम दल के प्रमुख नेता थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अध्यक्ष पद धारण नहीं किया था। तिलक की मृत्यु के बाद गांधी ने कहा मेरा प्रमुख आधार स्तंभ ही चला गया। आधुनिक भारत का निर्माता भी
गांधी ने इनको कहा था। मेरा प्रमुख आधार स्तंभ ही चला गया, ये गांधी ने कहा था। और आधुनिक भारत का निर्माता भी तिलक को किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। इनके अन्य उपाधियों की अगर अपन बात करें, तिलक की जो अन्य उपाधियां हैं, तिलक को भारत के प्रमुख सुधारक या राजनीतिक नेता कहा जाता है। तिलक को भारत के प्रमुख सुधारक राजनीतिक नेता के रूप में जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा, भारतीय क्रांति का जनक भी कहा था। यह भी ध्यान में रखना है। किसने कहा था? नेहरू ने। तिलक को 1901 में तिलक ने नेपाली षड्यंत्र रचाना, अर्थात नेपाल के राजा के सहयोग से भारत में विद्रोह की योजना बनाई थी। नेपाली षड्यंत्र तिलक के द्वारा रचा गया था। नेपाल के राजा के सहयोग से भारत में विद्रोह की योजना बनाई गई थी। 1905 में लेनिन से गुप्त पत्र व्यवहार किया ताकि विश्वकारी साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके, है ना। अंग्रेजी हस्तक्षेप का अगर विरोध की बात करें तो तिलक भारत के किसी भी मामले में अंग्रेजी हस्तक्षेप के खिलाफ थे। यह भी ध्यान में रखना कि अंग्रेजों का किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्हें एज ऑफ कंसेंट बिल का भी विरोध इसीलिए किया था कि भाई अंग्रेज इसमें बीच में हस्तक्षेप करते हैं, इसी वजह से इसका इनके द्वारा विरोध किया गया था। प्रमुख शोध की अगर अपन बात करें, इनके ग्रंथों की अगर अपन बात करें तो अक्टूबर 1893 में पूना से एक अन्वेषणात्मक ग्रंथ द ओरियन, मैंने पहले भी लिखवाया था द ओरियन के बारे में, इनकी रचना मानी जाती है, ठीक है ना। द ओरियन रिसर्च इनटू द एंटिक्विटी ऑफ द वेदास, है ना। ये इनका प्रमुख शोध ग्रंथ माना जाता है। द ओरियन जो है वो वेदों पर, है ना, गॉड पर रिसर्च को लेकर ये ग्रंथ लिखा गया था। दोस्तों इसके बाद अगला जो अपने क्रांतिकारी नेता माना जाता है वो लाला लाजपत राय माना जाता है। लाला लाजपत राय का जन्म 1865 में, ठीक है ना। लाला लाजपत राय का जो जन्म है वो 1865 में ठुड्डीका 1865 में होता है, ठीक है। लाला लाजपत राय का जन्म ठीक है ना, लाला लाजपत राय का जो जन्म होता है वो ठुड्डीका जगरांव लुधियाना पंजाब में होता है। ये थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। लाला लाजपत राय का जो जन्म है वो कहाँ होता है? ठुड्डीका जंगराव लुधियाना पंजाब में होता है। पिता इनका राधा कृष्ण है, उपनाम शेरे पंजाब, पंजाब केसरी, निर्भीक पत्रकार और उग्रवादी के नाम से ये प्रसिद्ध थे लाला लाजपत राय। लाहौर में, ठीक है ना, इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। डीएवी कॉलेज की स्थापना लाहौर में इनके द्वारा की गई थी। इनके द्वारा प्रकाशित जो समाचार पत्र है वो पंजाबी, उर्दू दैनिक, वंदे मातरम, द पीपुल जो था वो इनका अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र माना जाता, अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र है, ठीक है। इनकी पुस्तकों की अगर अपन बात करें, लाला लाजपत राय की जो पुस्तकें हैं उनमें पहली पुस्तक है छत्रपति शिवाजी। लाला लाजपत राय की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में पुस्तक जो मानी जाती है पहली पुस्तक वो कौन सी है? छत्रपति शिवाजी। महान अशोका इटली के मेजिनी तथा गेरिबिल्ड की जीवनियां, इनसे संबंधित जीवनियां, छत्रपति शिवाजी की जीवनी है, अशोक की जीवनी है, इटली के मेजिनी तथा गेरिबिल्ड की जीवनियां लिखी। अनहैप्पी इंडिया बिल टू फ्रीडम, अनहैप्पी इंडिया विल टू बी फ्रीडम, ये इनकी पुस्तक मानी जाती है। द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंग्लैंड्स डिबेट ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये इनकी आत्मकथा मानी जाती है। श्री कृष्ण और उनकी शिक्षा, यंग इंडिया, इंपॉर्टेंट है, यंग इंडिया इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। बहुत बार परीक्षा में यंग इंडिया के बारे में पूछा जाता है कि यंग इंडिया किसकी पुस्तक है, तो यंग इंडिया इनकी, है ना। इनको 18 माह तक मांडले जेल में कैद रखा गया था। 1920 में लाहौर में इन्होंने बहुत सारी संस्थाएं स्थापित की थी। लाहौर में जो संस्थाएं स्थापित की जाती है ना, उनके बारे में अपने को ध्यान रखना है। नेशनल कॉलेज, तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना, पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी,
पंजाब नेशनल बैंक और कौन सी कंपनी है, लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। अपने को ध्यान रखना है अभी, ठीक है। कांग्रेस और उससे संबंधित कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन में सहयोग किया था इन्होंने, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का इन्होंने सहयोग किया था। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे और इसमें ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना इन्होंने बंबई में की थी। 1922 में गांधी के असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तब मोतीलाल नेहरू व सीआर दास का स्वराज दल बनाने में, दोनों ने, इन्होंने मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने स्वराज दल बनाया था और इसमें लाला ने क्या किया था, सहयोग किया था इनका। इनकी जो मृत्यु है वो 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में चोट लग जाती है। सिर में चोट लगने की वजह से साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे और उस समय इनके सिर में चोट लग जाती है। चोट लगने की वजह से ये घायल हो जाते हैं और घायल होने के बाद कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में करते हुए लाठीचार्ज में घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और उनके जो अंतिम वचन है वो ये माना जाता है कि मेरी छाती पर एक एक लाठी का प्रहार भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ताबूत में एक कील साबित होगा, कि मेरे शरीर पे पड़े हुए लाठी के जो वार है ना वो ब्रिटिश साम्राज्य की जो सौ पेटी है ताबूत है उसमें कील साबित होगा। गांधी जी ने कहा था, है ना, गांधी जी ने इनकी मृत्यु पर कहा था कि भारतीय सौर मंडल का एक तारा टूट गया। दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। उनके लिए तो कहा गया था कि मेरा आधार स्तंभ टूट गया और इनके लिए कहा गया था कि भारतीय सौर मंडल का एक तारा टूट गया, है ना। इनके लिए इनके द्वारा कहा गया था कि भारत का एक क्या टूट गया, ठीक है ना, सौर मंडल का एक तारा टूट गया। ये महात्मा गांधी के द्वारा इनकी मृत्यु पर कहा गया था, भारतीय सौर मंडल का एक तारा टूट गया। किसान आंदोलन 1907 की अगर अपन बात करें तो पंजाब में किसान आंदोलन का संगठन व नेतृत्व किया, जिस कारण इन्हें अजीत सिंह के साथ बर्मा निष्कासित कर दिया था। अजीत सिंह के साथ में इनको बर्मा भेज दिया गया था, ठीक है ना। वापस इन्होंने बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की थी। 1928 में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे। अंग्रेज अधिकारी स्कॉट था इस समय, परंतु लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए स्कॉट की जगह सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी, है ना। यहाँ पर ध्यान में रखना है, जब साइमन गो बैक के नारे लगे और लाठीचार्ज किया गया था तब प्रमुख अंग्रेज अधिकारी स्कॉट था और इसका बदला लेने के लिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए स्कॉट की जगह किसकी हत्या कर दी गई थी, सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। और ये काम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने किया। सैंडर्स की जो हत्या करने वाले व्यक्ति है, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने वाले जो व्यक्ति है वो कौन कौन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे। ये ध्यान में रखना है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव माने जाते हैं। ये अपने लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय के बाद में जो अगले क्रांतिकारी है वो आजाद, चंद्रशेखर आजाद माने जाते हैं। अगले जो क्रांतिकारी नेता माने जाते हैं वो चंद्रशेखर आजाद माने जाते हैं। इनका जन्म ध्यान में रखना है, चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म है वो 23 जुलाई 1906 को भावरा गांव झाबुआ एमपी में हुआ था। पिता सीताराम तिवारी, माता जगरानी। पैतृक निवास जो था इनका बद्र का गांव उन्नाव यूपी में था। उपनाम आजाद, पंडित जी और बलराज राम प्रसाद, है ना, बलराज राम प्रसाद इनके उपनाम थे। बिस्मिल इन्हें क्विक सिल्वर कहकर पुकारते थे। बिस्मिल इनको क्विक सिल्वर मतलब पारा, क्विक सिल्वर का मतलब क्या होता है, पारा कहकर इनको पुकारते थे। इन्होंने HSRA के, हाँ, ये HSRA से गणेश संबंधित थे, है ना। HSRA का मतलब होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना, इससे संबंधित है, इसमें सक्रिय थे ये। काकोरी षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र और दिल्ली षड्यंत्र, इन तीनों से चंद्रशेखर आजाद का संबंध था। तीनों का ध्यान में रखना, काकोरी षड्यंत्र से भी है, लाहौर और दिल्ली तीनों षड्यंत्र से इनका संबंध रहा था, ध्यान रखोगे। हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ में भी ये शामिल हुए थे। हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ में ये शामिल हुए थे और असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने के बाद में जज ने इनको पूछा था तो इन्होंने अपना नाम आजाद बताया, पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। पिता का नाम इन्होंने क्या बताया था, स्वतंत्रता। खुद का नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता। और घर का पूछने पर इन्हें जेल बताया, घर जेल, घर को जेल बताया, ठीक है ना। और उसी समय से इनका नाम क्या पड़ गया था, आजाद पड़ गया था।
चंद्रशेखर आजाद का नाम उसी समय से आजाद पड़ गया था। 23 दिसंबर 1930 को आजाद व यशपाल द्वारा वाइसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाने के लिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास में दिल्ली मथुरा लाइन के नीचे बम विस्फोट करने की योजना बनाई गई थी और ये असफल रहे थे। ध्यान में रखना है, आजाद के अनुरोध पर ही भगवती चरण वोरा ने द फिलोसफी ऑफ द बम नाम का पर्चा चारों तरफ वितरित कर दिया गया था। किसने किया था? यह ध्यान में रखना, भगवती चरण बोहरा ने किया था। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एसपी पुलिस अधिकारी थे नॉट बाबर के नेतृत्व में हुई गोलीबारी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि ये चंद्रशेखर आजाद के पास गोलियां खत्म हो गई थी तो अंतिम गोली इन्होंने अपने स्वयं को मार ली थी, है ना। और ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क की घटना मानी जाती है। 1 जनवरी 1925 की अगर अपन घटना की बात करें, 1 जनवरी 1925 की घटना की बात करें तो इस संघ यानी हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ HRA ने समूचे हिंदुस्तान में अपना बहुचर्चित पर्चा द रिवोल्यूशनरी बांटकर दमन की नीतियों का खुलासा किया। 8 अगस्त 1925 को इन्होंने काकोरी कांड किया। हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ ने ही काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था, ठीक है ना। काकोरी कांड के बाद 4 साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। काकोरी कांड के बाद इनके जो 4 साथी है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र सिंह और रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहौरी और रोशन सिंह, इन 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा सुना दी गई थी। इन चारों की शहादत के बाद में भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करने के लिए सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA की स्थापना हुई थी। HSRA की स्थापना सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना होती है, ध्यान में रखना है। इसके बाद अगले जो क्रांतिकारी अपने नेता माने जाते हैं वो है भगत सिंह। भगत सिंह, है ना, भगत सिंह मेरा रंग दे बसंती चोला, है ना, सबसे प्रसिद्ध, सबसे युवा जो क्रांतिकारी माने जाते हैं अपने भगत सिंह। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा गांव लायलपुर, अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। पिता किशन सिंह संधू, माता विद्यावती कौर। भगत सिंह के पूर्वज जो है वो महाराजा रणजीत सिंह की सेना में सैनिक थे, ये ध्यान में रखना, महाराजा रणजीत सिंह की सेना में ये सैनिक थे। लाहौर में नेशनल कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की थी और यहीं से ये क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए थे। बंगा गांव लायलपुर पंजाब के DAV कॉलेज लाहौर में इन्होंने स्नातक की शिक्षा के दौरान ही अपने जो अध्यापक थे, गुरु थे, उनसे ये प्रभावित होते हैं। अध्यापक इनसे ये प्रभावित होते हैं जिनका नाम था भाई परमानंद और जयचंद्र विद्यालंकार। इन अध्यापकों से ये प्रभावित होते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। ये मार्क्सवाद से प्रेरित थे और HSRA के संस्थापक सदस्य भी माने जाते हैं। HSRA के ये भगत सिंह संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। लाहौर में इन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। दिल्ली में इस सभा का नारा था हिंदुस्तान जिंदाबाद, है ना। दिल्ली में इस सभा का एक नारा दिया गया था हिंदुस्तान जिंदाबाद। HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी व सचिंद्र शान्याल ने की थी। HRA की स्थापना, है ना, इन तीनों ने मिलकर थी। भगत सिंह ने क्या किया, HRA का नाम बदलकर HSRA कर दिया था। एस बीच में ये सोशलिस्ट नाम बीच में इन्होंने जोड़ दिया था, ये शब्द बाद में जोड़ दिया था। सैंडर्स की हत्या होती है, ठीक है ना, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु, जय गोपाल, चंद्रशेखर आजाद ने स्कॉट की जगह सैंडर्स की हत्या कर दी थी, ठीक है ना। स्कॉट लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए वो स्कॉट को मारना चाह रहे थे, लेकिन स्कॉट की जगह इन्होंने किसकी हत्या कर दी थी, है ना। ये लाला लाजपत राय की मौत का बदला था, ये ध्यान में रखना, ये लाला लाजपत राय की मौत का बदला माना जाता है, ध्यान रखोगे भाई, ठीक है। 8 अप्रैल 1929 में दिल्ली असेंबली में इन्होंने बम फेंका था, ठीक है ना। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में इन्होंने बम फेंका, ठीक है ना। और साथ में कुछ पर्चे भी डाले थे, बम फेंके इन्होंने पर्चे डाले थे और उन पर लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके जरूरी है। जैसे ही वो बम डाला धमाका हुआ और उन पर्चों में ये लिखा हुआ था कि भारत की जो जनता है, यहाँ के जो नेता वो बहरे हैं और बहरों को सुनाने के लिए धमाके जरूरी है। इनका जो नारा था इंकलाब जिंदाबाद, पहली बार भगत सिंह के द्वारा इसी समय लगाया गया था। इनके ये जो इंकलाब जिंदाबाद, इसकी रचना जो है मोहम्मद इकबाल मौलाना हजरत माहौनी ने की थी, है ना, ध्यान में रखना। रचना मोहम्मद इकबाल और मौलाना हजरत मोहानी
के द्वारा ये रचना की गई थी। भगत सिंह को मियांवाली जेल में रख दिया गया था, इस समय गिरफ्तार कर लिया गया था और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। जस्टिस फोर्ड और एटिसन ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी। जो जज थे जस्टिस फोर्ड और एटिसन, इन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी। भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिन तक जेल में भूख हड़ताल की और जिसमें यतीन्द्रनाथ दास शहीद हो गए थे। ठीक है ना, यतीन्द्रनाथ कह सकते हैं, जतिन दास भी कह सकते हैं। ये जो नाम है ना, ये यतीन्द्रनाथ आ सकता है, जतिन दास है ना। अगर आपको ध्यान हो तो एक राजस्थान का भी जतिन दास हुआ था, वो अपने डीडवाना के, हमारे डीडवाना के पास में गांव है पीड़वा का, है ना। नाम बताना आप, अगर कमेंट करना, अगर याद आ जाए, ध्यान आ जाए, तो उसको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। और ये जतिन दास है, इसकी जो मृत्यु है वो भगत सिंह के साथ में 64 दिन भूख हड़ताल करने के बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई थी। 23 मार्च ये इनकी फांसी की डेट मानी जाती है। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी जाती है, फांसी की सजा सुना दी जाती है। इसके बाद फांसी के समय ये एक गीत गा रहे थे, जिस गीत था मेरा रंग दे बसंती चोला, जो बहुत ही फेमस गीत माना जाता है। भगत सिंह का क्रांतिकारी पर विचार देखें तो अदालत में कहा कि क्रांति से हमारा तात्पर्य ये है कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था, है ना, समाप्त होनी चाहिए। अन्याय पर आधारित जो मौजूदा व्यवस्था है, इसको समाप्त करना ही हमारे क्रांति का मतलब है। ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस इनके लिए क्या बोलते हैं? बोस कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भगत सिंह जिंदाबाद या इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ एक ही है। ये बात किसके द्वारा की गई थी? ये बात सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कही गई थी। गांधी जी ने भगत सिंह के लिए कहा था कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के साथ इतना अधिक रोमांच नहीं जुड़ा था जितना भगत सिंह के साथ में था। ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। नेहरू जी इसके लिए क्या बोलते हैं? नेहरू जी भगत सिंह के लिए बोलते हैं, नेहरू जी ने कहा था कि जब भी इंग्लैंड सरकार हमारे साथ कोई बात करेगी और कोई समझौता करना चाहेगी तो हमेशा हम दोनों के बीच में भगत सिंह की लाश होगी। ऐसे नहीं मानेंगे बीच में ना, उस लाश को मुद्दा बनाकर हमें बात करेंगे, हमारे बीच में उनकी लाश होगी। उसका जो महत्व होगा, है ना, वो यहाँ पर बताया गया है नेहरू के द्वारा। भगत सिंह की समाजवादी सोच की अगर अपन बात करें तो भगत सिंह समाजवादी विचारक थे। वो कहा करते थे कि जो गरीबों का शोषण करते हैं उन भारतीयों से मैं उतनी ही घृणा करता हूं जितनी अंग्रेजों से। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है कि ये कथन किसका है, कि जो गरीबों का शोषण करते हैं उन भारतीयों को मैं उतनी ही घृणा करता हूं जितनी मैं अंग्रेजों से करता हूं। इनकी अगर पुस्तकों की बात करें, भगत सिंह की पुस्तकों की अगर अपन बात करें तो भगत सिंह की पुस्तकें, एक तो इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, इसकी आत्मकथा है, इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड है, द डोर टू डेथ है, द आइडियल ऑफ सोशलिज्म है, द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये बहुत बार ये परीक्षा में मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसके बारे में बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा हुआ है। दोस्तों अगर ये चीज़ आपको पसंद आती है तो इसको शेयर करना, कमेंट करना, आगे से आगे लोगों तक पहुंचाना। बहुत शानदार चीज़ है, सबके काम आने वाली चीज़ है। परीक्षा फर्स्ट ग्रेड के लिए इतना शानदार मैटर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। स्कूल व्याख्याता के लिए बेस्ट चीज़ मिलेगी आपको। अगले जो क्रांतिकारी है सुखदेव थापर, इनका जन्म 9 मई 1907 लुधियाना पंजाब में हुआ था। पिता का नाम रामलाल थापर, माता रल्ली देवी है। नौजवान भारत सभा का गठन सुखदेव, भगत सिंह और कॉमरेड रामचंद्र और भगवती चरण बोरा ने किया था। ये ध्यान में रखना, नौजवान भारत सभा का गठन किया, इंपोर्टेंट लगा लेना, ये इसके सहयोगी माने जाते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, आजाद, राजगुरु इनके साथ मिलकर इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। सुखदेव इनके साथ में थे, इनके सहयोगी थे। 1929 में भूख हड़ताल कैदियों के साथ जेल में ये इन्होंने भूख हड़ताल भी की थी, जिसमें ये जतीनदार मर जाते हैं ना, जतीन दास की मृत्यु हो जाती है। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में सुखदेव ने गांधी जी को एक खुला खत लिखा, उसमें उन्होंने गांधी से कुछ सवाल पूछे थे। ये भी ध्यान में रखना, पूछ लेना, गांधी से कुछ जो प्रश्न किए थे वो किसके द्वारा किए गए, तो ये सुखदेव थापर के द्वारा कुछ प्रश्न किए गए थे। लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से इन पर मुकदमा चलाया गया था, ठीक है ना। और 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र के नाम से इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। ये थे सुखदेव थापर। सुखदेव थापर के बाद में अगले जो क्रांतिकारी है वो है रास बिहारी बोस।
रास बिहारी बोस की अगर अपन बात करें तो रास बिहारी बोस का जो जन्म है वो 25 मई 1886 को सुबाल्दा गांव हुगली जिला बंगाल में हुआ। ठीक है ना, अपने मामा के घर इनका जन्म होता है ना, बंगाल में अपने मामा के घर इनका जन्म होता है। 1908 में देहरादून में सरकारी सेवा में ये लगे थे। दिल्ली षड्यंत्र केस लगा 1912 में। 23 दिसंबर 1912 को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के दिन चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर असेंबली पर इन्होंने बम फेंकने की योजना बनाई थी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दिल्ली, है ना। रास बिहारी बोस ने बनाई थी और इसमें ये क्या रहे थे, असफल रहे थे। बम फेंकने वाले ये दो व्यक्ति है मोस्ट इंपोर्टेंट, एक तो जोरावर सिंह बारठ और बसंत कुमार विश्वास। जोरावर सिंह बारठ का पिछली बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। बसंत कुमार विश्वास इनके सहयोगी थे। योजना किसके द्वारा बनाई गई थी, तो योजना रास बिहारी बोस के द्वारा बनाई गई थी। 1913 में अंग्रेजी में लिबर्टी नामक पर्चा छापकर बंटवाया और इसमें घोषणा की कि इंकलाब आज के समय का तकाजा है। इंकलाब जो है वो आज के समय का क्या है, तकाजा है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना। ये पर्चा लिबर्टी नामक पर्चा अंग्रेजी में छपवाया था इन्होंने। 1915 में फर्जी पासपोर्ट बनाकर जापान चले गए थे और जो नाम लिखा था P.N. टैगोर के नाम से इन्होंने अपना फर्जी पासपोर्ट बना लिया था और जापान चले गए थे। वहीं पर नागरिकता नहीं मिली तो नागरिकता करने के लिए एक जापानी लड़की से इन्होंने वहां पर विवाह कर लिया था। जापानी लड़की से वहां पर इन्होंने विवाह कर लिया था। जापान में रहते हुए इन्होंने ध्यान में रखना कौन कौन सी, ठीक है, गतिविधियां की थी। जापान में रहते हुए इन्होंने न्यू एशिया नाम का एक समाचार पत्र निकाला था। न्यू एशिया नामक एक समाचार पत्र निकाला था। रास बिहारी क्रांतिकारियों के लिए हथियार भेजने की व्यवस्था में लगे थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्रांतिकारियों के लिए हथियार भेजने का जो काम है वो किसके द्वारा किया गया था, रास बिहारी बोस के द्वारा। पहला नारा इन्होंने ही दिया था एशिया एशिया वासियों का। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। एशिया एशिया वासियों का ये नारा किसने दिया था, तो रास बिहारी बोस ने दिया था। 1924 में टोक्यो जापान में भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी इन्होंने। स्वतंत्रता आंदोलन को शक्तिशाली बनाने के लिए 21 जून 1942 को बैंकॉक में एक सम्मेलन भी बुलाया था। ये भी ध्यान में रखना है, ये भी रास बिहारी बोस के द्वारा बुलाया गया था। दिसंबर 1941 में रास बिहारी बोस व मोहन सिंह ने जापान में आजाद हिंद फौज का, ये पिछली बार ये भी परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, कौन कौन थे, तो ये रास बिहारी बोस और मोहन सिंह है। दोनों इन्होंने क्या किया था, रास बिहारी बोस और मोहन सिंह ने जापान में आजाद हिंद फौज का गठन किया था, है ना। और ये आगे चलकर भी सुभाष चंद्र बोस को इसका मुखिया बना दिया जाता है। इसका गठन जो है वो रास बिहारी बोस और मोहन सिंह ने जापान में किया था। कैप्टन मोहन सिंह को उसका प्रधान नियुक्त किया था। ये ध्यान रखना, इसको प्रधान किसको बनाया गया था, मोहन सिंह को। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की बागडोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान कर लेना। 5 स्टार लगा के आप इसको इंपोर्टेंट लगा लेना, ठीक है। इसके बाद की सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि रास बिहारी बोस पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जन्मदाता माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था कि पूर्वी एशिया में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जन्मदाता रास बिहारी बोस था। जापान सरकार द्वारा रास बिहारी बोस को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का सम्मान दिया गया था। यह ध्यान में रखना, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का सम्मान इनके द्वारा दिया गया था। और इनकी जो मृत्यु है वो 21 जनवरी 1945 को जापान में हो गई थी। दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और जिनके ज़्यादा ज़रूरत है, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें उनको शेयर जरूर करना, बहुत अच्छे है। इतनी सारी इतनी अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, एक साथ कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अगले जो क्रांतिकारी है, अगले क्रांतिकारी अपने सुभाष चंद्र बोस अपने अगले क्रांतिकारी नेता माने जाएंगे, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। मृत्यु 18 अगस्त 1945 विमान दुर्घटना में मानी जाती है। कहा जाता है विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई। एक मुझे अब तक याद है, मैं जब शायद या 5th या 6th क्लास में था, तब मैंने एक बार एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि किसी फ्रांस के या किसी जापान के किसी देश में सुभाष चंद्र बोस को देखा गया था। ऐसी कहीं मैंने न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी जो मुझे आज तक याद है। 6th क्लास में था शायद मैं उस समय, है ना। यानी इनकी जो मृत्यु है आज भी रहस्य, इनका कहीं पर भी कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन वो उनकी अंतिम विमान यात्रा मानी जाती है। उस विमान के क्रैश होने की सूचना मिलती है, उसमें सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन किसी को सुभाष चंद्र का कोई अवशेष वहां पर नहीं मिला था।
पिता जानकीनाथ बोस बंगाल विधानसभा के सदस्य थे और इनके पिता को राय बहादुर की उपाधि मिली थी। पिता को राय बहादुर की उपाधि प्रदान थी। माता प्रभावती थी। 1914 में, है ना, यकायक 1914 में ये यकायक कलकत्ता छोड़कर अपने माता पिता को बिना सूचित किए तीर्थ यात्रा पर निकल गए। ये इतने इनका मन उद्वेलित हो गया था, तो बिना किसी को सूचित किए ये यकायक तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ से निकल गए थे। और उस समय इनकी जो आयु थी वो 17 वर्ष थी। आध्यात्मिक गुरु की खोज में ये ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए, मथुरा गए, वृंदावन गए, वाराणसी गए और कहीं पर भी कुछ नहीं मिला तो निराश होकर वापस कलकत्ता लौट आए थे। सब जगह ये आध्यात्मिकता की खोज के लिए गए थे, आध्यात्मिक गुरु की खोज के लिए गए थे, लेकिन इनको कहीं पर भी कुछ नहीं मिला तो ये वहां से निराश होकर वहां से, ठीक है ना, और फिर यहाँ से 1919 में ICS परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड गए। ये सिविल सर्विसेज से रिलेटेड परीक्षा है और उस परीक्षा को देने के लिए यहाँ पर इंग्लैंड गए। वहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और इस परीक्षा में सुभाष चंद्र बोस चतुर्थ स्थान पर रहे थे, चौथे स्थान पर रहे थे। इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। नियुक्ति से पूर्व ही इन्होंने ICS के पद के त्यागपत्र देने का निश्चय किया कि कहा कि कलेक्टर तो बन जाऊंगा, लेकिन नियुक्ति से पहले कहा कि मैं ये नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं इसका क्या कर दूंगा, त्यागपत्र दे दूंगा। त्यागपत्र देने का इन्होंने निश्चय किया था। भारत की आज़ादी के लिए काम करने के उद्देश्य से ये वापस लंदन से लौट आए थे। अंग्रेज वहां पर पढ़ने के लिए गए थे और 4th रैंक रही थी पूरे विश्व में। इनकी ICS परीक्षा में इनकी 4थी रैंक रही थी, लेकिन नौकरी लगने से पहले त्यागपत्र का निश्चय ले लिया था और आज़ादी के लिए काम करने के उद्देश्य से ये वापस भारत लौट आए। 16 जुलाई 1921 को बंबई पहुंचे और वहां महात्मा गांधी से मिले। फिर कलकत्ता गए और वहां से चित्तरंजन दास से मिले। ये दोनों ध्यान में रखने हैं। पहले बंबई गए, महात्मा गांधी से मिले, फिर कलकत्ता गए और चित्तरंजन दास से वहां मुलाकात की। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के अगर राजनीतिक गुरु माने जाते हैं तो चित्तरंजन दास माने जाते हैं। पहली गिरफ्तारी की अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर बोस ने उनकी यात्रा का विरोध किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र सहित अनेक साथियों को 10 दिसंबर 1921 को जेल भेज दिया। इस समय सुभाष चंद्र बोस पहली बार जेल गए थे, है ना। प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर विरोध किया था, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इनको जेल भेज दिया। जेल से मुक्त होकर बंगलार कथा समाचार पत्र के संपादन का कार्य इन्होंने किया था। बंगलार कथा समाचार पत्र के संपादन का कार्य इन्होंने संभाला। CR दास ने 1923 में सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता निगम के मुख्य कार्यकारी के रूप में इनको नियुक्त किया था। ये ध्यान में रखना, ये कलकत्ता निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त हुए थे। CR दास ने इनकी नियुक्ति की थी। 1930 में नगर निगम के महापौर भी ये निर्वाचित होते हैं। कलकत्ता नगर निगम के ये महापौर भी निर्वाचित होते हैं। ठीक है ना। कुछ समय बाद क्रांतिकारी षड्यंत्र का आरोप लगाकर अंग्रेजी सरकार ने इनको अक्टूबर 1925 में इन्हें कैद करके वापस मांडले जेल भेज दिया गया था। 1927 में 25 से 27 ये मांडले जेल में रहे थे और स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्हें वापस वहां से मुक्त कर दिया गया था। 30 वर्ष की आयु में बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन की इन्होंने अगुवाई की थी। साइमन कमीशन जब भारत आया, ठीक है ना, और साइमन कमीशन आंदोलन जब हो रहा था उसकी अगुवाई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 1928 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति के अधिवेशन में गांधी के उपनिवेश राज्य की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक राज्य की नहीं, अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, है ना। औपनिवेशिक राज्य की मांग का तो विरोध किया और पहली बार नेता ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, पूछ लिया जाए ना, भारत में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? सुभाष चंद्र बोस था। फरवरी 1938 में हरिपुरा गुजरात के अधिवेशन में इन्हें अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे गुजरात अधिवेशन, है ना, हरिपुरा अधिवेशन में इनको चुना गया था। 1939 में गांधी के विरोध के बावजूद पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, है ना, त्रिपुरी अधिवेशन में, और बाद में ये इन्होंने यहाँ से इस पद से त्यागपत्र दे दिया था। गांधी से मतभेद के कारण अध्यक्ष पद से इन्होंने क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था, अध्यक्ष पद से इन्होंने, ठीक है ना। इस त्यागपत्र पर कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष बाबू को देश नायक, यह भी ध्यान में रखना, देश नायक इनकी उपाधि है, टैगोर ने कही थी। और कब कही थी? जब इन्होंने
कांग्रेस के पद से त्याग पत्र दे दिया था। गांधी से मतभेद होने की वजह से इन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया था और टैगोर ने इनको देश नायक की उपाधि प्रदान की थी। सुभाष ने स्वराज दल के समाचार पत्र फॉरवर्ड के व्यवस्थापक, इस फॉरवर्ड के व्यवस्थापक और बंगाल प्रांतीय समिति के सचिव के रूप में भी सराहनीय कार्य किया था। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन्होंने और सशस्त्र संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का निश्चय किया कि अब लड़ाई करेंगे ना तो हथियारों के साथ में करेंगे। ये निश्चय सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया। हरिपुरा अधिवेशन में रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना, है ना, अपने प्रजामंडलों की स्थापना की घोषणा भी किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। जुलाई 1940 को हॉलवेल स्मारक ध्वस्त करने के आरोप में भारत सुरक्षा कानून के तहत इन्हें वापस कारावास में डाल दिया और 17 दिसंबर 1940 को मुक्त कर घर में इनको क्या कर दिया कि घर से बाहर नहीं निकलोगे आप, घर में इनको नजरबंद कर दिया गया था। ये सुभाष चंद्र बोस थे, घर में इनको नजरबंद कर दिया गया था। सुभाष ने बंगाल के गवर्नर व मुख्यमंत्री को पत्र भेजा। जब घर में इनको नजरबंद कर दिया तो बंगाल के गवर्नर और वहां के मुख्यमंत्री को पत्र भेजा और लिखा कि मुझे मुक्त कर दीजिए, अन्यथा मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उस पत्र में लिखा गया था कि मुझे मुक्त कर दीजिए, अन्यथा मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। मार्च 1941 में पेशावर होते हुए ये जियाउद्दीन खान नाम से वेश बदलकर बर्लिन पहुंच गए थे। ये ध्यान में रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपना नाम चेंज कर दिया, अपना भेष चेंज कर दिया। नाम क्या रखा था? जियाउद्दीन खान नाम से। कहाँ चले गए थे ये? बर्लिन सुभाष चंद्र बोस चले गए थे। जर्मनी में, यहां पर ध्यान में रखना है, बर्लिन जर्मनी में है। बर्लिन रेडियो से भारत समर्थक तथा अंग्रेजी विरोधी भाषण इन्होंने प्रस्तुत किया था। बर्लिन से इन्होंने, है ना, भारत के तो समर्थक में और अंग्रेजों के विरोध में भाषण प्रस्तावित किया था। अंत में क्रांति अमर रहे का उद्घोष भी किया था। यह नारा किसके द्वारा दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। बर्लिन में कुछ समय ओरलैंडो मजोटा नाम से जाने गए थे, यह भी ध्यान में रखना है। वहां पर बर्लिन पहुंचे किस नाम से थे? जियाउद्दीन खान नाम से वहां पर वेश बदलकर पहुंचते हैं और वहां पर जब रहते हैं तो ओरलैंडो मजोटा नाम से वहां पर कुछ दिन रहते हैं। हिटलर ने इनका स्वागत किया था और इनका सहयोग किया था। जर्मनी के जो शासक थे हिटलर, वो इनका सहयोग भी करते हैं, इनका स्वागत भी करते हैं। 2 नवंबर 1941 में बर्लिन में स्वतंत्र भारतीय केंद्र की स्थापना की और सुभाष चंद्र बोस को पहली बार इस समय बर्लिन में नेताजी कहा गया था। नेताजी के नाम से आज ये फेमस है, इनके लिए ये शब्द रूढ़ हो गया है। 16 मई 1943 को टोक्यो पहुंचे तथा जापान के प्रधानमंत्री जनरल तोजो से मिले थे। ठीक है ना। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप जापान से भारत को सौंप दिया। तोजो ने क्या किया? अंडमान निकोबार जो द्वीप है पहले जापान के अधीन था, है ना, और अब ये भारत को सौंप दिए गए थे। सुभाष ने अंडमान को शहीद, ये नाम इंपॉर्टेंट है, अंडमान को शहीद व निकोबार को स्वराज नाम दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप को तो क्या नाम दिया था? शहीद, और निकोबार को स्वराज नाम दिया। रास बिहारी बोस से मिल टोक्यो से सिंगापुर गए थे। ये उनसे मिलकर टोक्यो से कहां गए थे? ठीक है ना, सिंगापुर चले गए थे। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में, कौन से सिनेमा हॉल में? कैथे सिनेमा हॉल में रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस, है ना, रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान नेताजी को सौंप दी तथा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी कि ये आज़ाद हिंद फौज है, ये स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार रहेगी, है ना। रास बिहारी बोस इस आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। फिर आगे चलकर इसको किसे सौंप दिया? सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। इस समय नेताजी ने चलो दिल्ली का नारा दिया था। ये भी लाइन ध्यान में रखनी है, चलो दिल्ली का नारा दिया गया था। सिंगापुर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रेजिडेंट की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। ये ध्यान में रखना है। इसका जो प्रमुख है वो लक्ष्मी सहगल को बनाया गया था और यह पहली महिला सैन्य रेजिमेंट थी। भारत की धरती पर इन्होंने कदम 18 मार्च 1944 को रखा था वापस। 18 मार्च 1944 का दिन आईएनए का स्वर्णिम दिन माना जाता है ना, आज़ाद हिंद फौज का, है ना। इस दिन भारत की भूमि पर इन्होंने कदम रखा था। आज़ाद हिंद फौज ने क्या रखा था? कदम रखा था। मोइरांग मणिपुर में पहली बार तिरंगा भी पहनाया गया था। मोइरांग, है ना, मणिपुर का एक क्षेत्र है, वहां पर इनमें पहली बार तिरंगा फहराया गया था। नेताजी ने इम्फाल में पराजय का बदला लेने पुनः इम्फाल पर आक्रमण किया तथा युवकों को कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इम्फाल आक्रमण के समय यह नारा इनके द्वारा दिया गया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस का था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। सुभाष चंद्र बोस का यह नारा माना जाता है ना।
जर्मनी व जापान की पराजय पर नेताजी ने 17 अगस्त 1945 को सोगेन हवाई अड्डे से प्रस्थान किया और कर्नल हबीबुर रहमान सोगेन से उनका साथ यात्रा पर गए थे, है ना। जर्मनी से जापान की पराजय हो जाती है तो वहाँ से ये चले जाते हैं और उनके साथ जाने वाले व्यक्ति थे हबीबुर रहमान सेगोन। विमान दुर्घटना 18 अगस्त 1945 को 18 अगस्त 1945 को फर्मोसा द्वीप में वायुयान से टकरा जाने से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वायुयान से इनकी कोई दुर्घटना हो जाती है। इनके अवशेष, है ना, रणकोजी मंदिर टोक्यो में रखे गए हैं, है ना। आज भी ध्यान में रखना है। माना जाता है कि ये सुभाष चंद्र बोस के, लेकिन कहीं पर भी कोई प्रमाणिक नहीं मिलते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले जो व्यक्ति थे वो ये माने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आया हो, चीज़ अच्छी लगी हो तो सबको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर इस पीडीएफ की ज़रूरत पड़े तो मुझे मैसेज करना, मैं आप सबको पीडीएफ भेज दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।